10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। तो हमने पहला वीडियो आपको दिया था साइंस का, जिसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको कराया था। ठीक है, आज देखिए जो मेरा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें जो सूत्र क्वेश्चन में लगने वाले हैं उसी सूत्र के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, जितना भी कंफ्यूजन आपका होगा सूत्र से रिलेटेड वो सारा दूर हो जाएगा एक ही वीडियो में। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला फॉर्मूला बनता है दर्पण में, वो बनता है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। जैसे मेरे पास दो टाइप के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिएगा, देखिए अगर आपका जो परावर्तन है, ठीक है, वो दबे हुए तल से हो रहा है, अगर परावर्तन है जो वो दबे हुए तल से हो रहा है, तो इस दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण। और आपको बिल्कुल याद रखना है, अवतल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण जो होता है वो किरण को क्या करता है? एक ही बिंदु पर मिलाता है। एक ही बिंदु पर क्या मिलता है? करता है, मिलाता है। इसलिए इसको और एक नाम से बोला जाता है जिसका नाम है अभिसारी, अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण बोलिए या फिर अभिसारी दर्पण बोलिए। दूसरा, अगर मान लीजिए इसके उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, ठीक है, अगर उभरे हुए भाग से परावर्तन हो तो उसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। क्या बोला जाता है? उत्तल। तो इसको बोला जाएगा उत्तल दर्पण, इसको बोला जाएगा उत्तल दर्पण। और ये दर्पण क्या करता है? रेखाओं को फैलाता है। ठीक है, क्या करता है? फैलाता है। तो इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। क्या बोला जाता है? अपसारी दर्पण। तो इसको बोला जाता है अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। रेखाओं को मिलाता है एक बिंदु पर, इसलिए अभिसारी। रेखाओं को फैलाता है एक बिंदु से, इसलिए इसका नाम क्या है? अपसारी। और सुनिए, जहां पे ये जो रेखा होती है जो दर्पण को एक बिंदु पर कट करती है, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। तो इसमें जो है ये जो रेखा है, ये जो हम नीले से और लाल से जो खींचे हुए हैं वो क्या होता है? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर कट करे उसको दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसको पी से दर्शाते हैं। तो यहां भी इसको क्या बोला जाता है? ध्रुव। तो ये क्या होता है? पी, पी से दिखाते हैं, पी मतलब पोल। और एक होता है आपका सी, सी मतलब वक्रता केंद्र। सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। और इसके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एफ। और एफ क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। तो इसमें भी जो सी होगा वो इधर होगा और इसमें जो एफ होगा वो बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए सी को बोला जाता है वक्रता केंद्र, एफ को बोला जाता है फोकस, इसमें भी सी को बोला जाता है वक्रता केंद्र और एफ को क्या बोला जाता है? फोकस। अब सुनिए ध्यान से, वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, इस सी को दिखाते हैं। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से दिखाते हैं। मतलब ये जो दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या होती है। आर क्या है हमारा? आर है वक्रता त्रिज्या। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। पहली बात। दूसरी बात, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोला जाता है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, क्या बोला जाता है? दर्पण की फोकस दूरी। पोल मतलब ध्रुव
और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, फोकस दूरी, और इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है। इसको कैपिटल एफ से डिनोट कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो जो पी एफ होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी। तो देखिए जो पी सी होता है वो मेरे पास क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको आर से दिखाते हैं। और जो पी एफ होता है वो क्या होता है, पी एफ होता है फोकस दूरी, जिसको एफ से दिखाते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो इसमें देखिए यहां पर भी जो पी एफ होगा वो फोकस दूरी होगा, और यहां पर भी जो पी सी होगा वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। पहला जो मेरे पास फॉर्मूला आने वाला है वो है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या में संबंध, ठीक है। हमारे पास दर्पण में जो पहला फॉर्मूला लगेगा वो यही लगने वाला है। और ये होता क्या है सर, ये होता है F इक्वल टू आर बाई टू, F इक्वल टू आर बाई टू। और यहां से हम क्या कह सकते हैं सर, R की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2F। R क्या है हमने आपको बता दीजिए, वक्रता त्रिज्या। F क्या है सर, फोकस दूरी F। अब ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, धनात्मक। मतलब अगर आपको इसमें बताया जाए तो याद रखिएगा, वक्रता जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, सॉरी अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। मतलब F जो होगा वो आपका क्या होगा, ऋणात्मक। किसके लिए, ये किसके लिए होगा सर, ये अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण के लिए F जो होगा वो आपका धनात्मक होगा, धनात्मक। लेकिन ये किसके लिए होगा, ये आपका होगा उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो वक्रता त्रिज्या होती है अवतल दर्पण की वो ऋणात्मक, और जो वक्रता त्रिज्या होती है उत्तल दर्पण की वो क्या होगी, धनात्मक। ठीक, या तो फोकस दूरी के लिए बोलिए या फिर वक्रता त्रिज्या के लिए। लेकिन हम आगे दर्पण सूत्र पढ़ेंगे और उसमें एफ का यूज आने वाला है, इसलिए हम इसलिए हम फोकस दूरी के चिन्ह पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला फॉर्मूला है दर्पण में जो हमारा लगेगा क्वेश्चन में, मतलब प्रश्न में, न्यूमेरिकल में, वो ये फार्मूला पहला लग सकता है। ठीक है, इसलिए हमने पहले फार्मूले के बारे में आपको बता दिया। और ये सारी चीजें जो हम लिखे हुए हैं बिल्कुल आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम चल रहे हैं दूसरे फार्मूले पे, तब तक ये आप लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल में जो दूसरा फार्मूला लगने वाला है, जो दूसरा सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और याद रखिएगा, जो आपके पेपर में 8 नंबर मिलने वाला है दर्पण से, वो आपका न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल होगा या फिर जो प्रतिबिंब का बनना, जो आपके 6 केस पढ़े हैं अवतल दर्पण में और 2 केस उत्तल दर्पण है, उससे और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। इसलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं कि आप इसको पढ़िए। तो दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है दर्पण सूत्र और आवर्धन, जिसको रेखीय आवर्धन बोला जाता है। तो हम पहले बातचीत कर रहे हैं दर्पण सूत्र पे। ठीक है, दर्पण सूत्र देखिएगा ध्यान से। दर्पण सूत्र, आप देखिए, दर्पण हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण बोल रहे हैं मतलब ये जो सूत्र होगा ये दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा इसका फिगर बना देते हैं जिससे आपको क्लियर रहे। देखिएगा ध्यान से,
इसमें हमने आपको बताया कि ये पोल होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं, यहाँ भी आपका पोल होगा जिसको ध्रुव बोलेंगे, ये आपका फोकस होगा और ये आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र। यहाँ पर भी आपका एक फोकस होगा और ये क्या होगा, आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण सूत्र इसको बोला जाता है, जो कि उत्तल दर्पण जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए हम क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे जब ये क्वेश्चन आएगा तब। इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि f क्या है, f है आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी किसके लिए सर, दोनों दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। अच्छा, दूसरा इसमें v क्या है, v है हमारे सर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और याद रखिएगा बिल्कुल v के बारे में आपका चिन्ह पूछा जाएगा, v कैसा बन रहा है। देखिए दो ही बात आपको बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये है कि अगर v आपका धनात्मक आता है, v क्या आता है, धनात्मक। अगर मतलब कि यदि अगर v जो है वो धनात्मक है, v अगर धनात्मक है तो इसका मतलब ये है जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और क्या होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। सिंपल सी बात है, आपने v कैलकुलेट किया, v धनात्मक आ गया तो हम कह देंगे कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी और क्या है, सीधा है। दूसरी बात क्या है, अगर v जो आता है वो मान लीजिए ऋणात्मक आ गया, अगर v जो है वो ऋणात्मक आया, ऋणात्मक v अगर ऋणात्मक है तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो अगर v धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और v ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, u के बारे में जानिए। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु। अच्छा याद रखिए, वस्तु को कभी कभी बिंब भी बोला जाता है, तब यह आपको भी याद रखना है, बिंब, वस्तु की दूरी। ठीक है, दर्पण से वस्तु मतलब बिंब की दूरी। और याद रखना है जो u होगा वो हमेशा ही ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक। u क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये जो हमने आपको बताया है। F क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी का चिन्ह हमने आपको बता दिया। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक। V क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अगर V धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, अगर V ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और U क्या है, दर्पण से मतलब
दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से यहाँ पे आप लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु को और क्या बोलते हैं, बिंब की दूरी, और u क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, देखिए हमेशा जो भी दूरी हम नापते हैं, जो भी दूरी लेते हैं ये, वो दर्पण के ध्रुव से लेते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से जो दूरी नापते हैं, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी है, वो दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। ठीक है, और उसी के अनुसार हमने आपको चिन्ह बताया है जो कि क्वेश्चन में आपका लगेगा। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, हम 100% श्योर हैं आपका क्वेश्चन एकदम अच्छे से लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल तैयार है तो। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, एक इसमें और सूत्र बचता है, उसको भी हम आपको बताएंगे, तब तक ये आप लिख लीजिए। चलिए आते हैं अपने तीसरे सूत्र की ओर। ठीक है, जो कि इसमें आप यूज कर सकते हैं, जो कि होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन बोलिए या फिर आवर्धन बोलिए, बात एक ही है, रेखीय आवर्धन। ठीक है, या फिर आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है, एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं, एम से, एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका परिभाषा आपको पता है, रेखीय आवर्धन बताता है क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना छोटा है या कितना बड़ा है, यही बस रेखीय आवर्धन बताता है। परिभाषा क्या है, किसी भी, ठीक है, किसी भी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई h के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ये माइनस रहेगा, याद रखिएगा आप, m, और यहाँ से हम आपको m के बारे में बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। m, देखिए अगर m जो है, m अगर आपका धनात्मक आता है, अगर m मान लीजिए धनात्मक आ गया, अगर m जो है वो धनात्मक है, m अगर धनात्मक है तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा। अगर m आपका धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अगर मान लीजिए m आपका ऋणात्मक आ गया, वो ऋणात्मक है, अगर m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब देखिए h डैश क्या है, जो h डैश है वो है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और जो h है वो क्या है, वस्तु, मतलब कि बिंब की लंबाई। बिंब की लंबाई। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है कि h डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई और जो h है वो वस्तु की लंबाई। और m के बारे में भी हमने बता दिया, अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, अगर m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, एक बात और आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मतलब यदि m जो है वो 1 से बड़ा है, मान लीजिए आपने m निकाला और m की वैल्यू क्या आ गई, 1 से बड़ा।
अगर m 1 से बड़ा है तो जो h डैश होगा वो बड़ा होगा h से, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा होगा। और यदि m जो है वो छोटा है 1 से तो जो h डैश होगा वो छोटा होगा h से, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो वस्तु की लंबाई से छोटी होगी। और यदि m की वैल्यू 1 है तो जो h डैश होगा वो h के बराबर होगा, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, तो पहला मेरा जो चैप्टर है, ठीक है, भौतिकी में, साइंस वाले में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो भी क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा वो इस तीनों सूत्र पे पूछा जाएगा। इसलिए हमने आपको ये तीनों सूत्र एकदम अच्छे से समझा दिया है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसी पे जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आए हैं 4-4 नंबर का, उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए।